नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई और इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार की तरफ से क्या योजनाएं जनता के हित में लाई गई हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, उसके बारे में बात की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं। जब चुनावी वर्ष होता है तो ये कहा जाता है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि उन्हें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं। जनता की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। ये बजट बहुत अहम रहने वाला है। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार में विकास कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है ये देखा जा रहा है। सरकार में विकास कितनी तेजी से हो रहा है ये देखा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि 19,920 करोड़ रुपए की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। 2,322 करोड़ और 43 लाख रुपए की लागत से 2,123 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बातें थीं उसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में निकलकर सामने आया। इसको लेकर विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ कहना है, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट सत्र को लेकर विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा और मैं यही कहूँगा कि इस सरकार पे जो अपने कार्यों की अनुशंसा राज्यपाल महोदय द्वारा कराई जाती, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं थी। हमेशा का पिछले 2-3 बार का अगर अभिभाषण देखेंगे, वही अभिभाषण जो है हर साल रिपीट हो रहा है और कोई इस तरीके की नई चीज़ जो है किसी चीज़ के लिए, वही जो पुरानी समय से, जो इनके समय से जो स्कीम चल रही हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उन्हीं का लेखा जोखा उसमें किया गया है। वो एक सरकारी एक दस्तावेज था जिसको वो गवर्नर साहब के थ्रू वो पढ़वा रहे थे। नीरस था, बिल्कुल विजनलेस था। उसमें कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट की बात नहीं की गई, कोई नयापन नहीं था और साथ में जो त्रुटियां सरकार की रही उनको इन्होंने सुधारने की कोशिश नहीं की। उनको तो नज़र आई नहीं कोई उपलब्धि उसके अंदर। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, कोई इको टूरिज्म की बात हो, कोई इरिगेशन सिस्टम की बात हो, कोई जल शक्ति की आगे बढ़ाने की बात हो, अमृत स्कीम में जो फ्रॉड हुए हैं उनको उजागर करने की बात हो, कहीं पर कुछ नहीं। इस बारी जो है 20-25 तो मेरे प्रश्न गए हैं बहुत अहम मुद्दों पर, साथ ही साथ 8 कॉलिंग अटेंशन गए हैं। वो भी सारे के सारे बहुत ही जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरा वाकिफ रखते हैं जनहित के, उनके ऊपर लगाया है। अगर आप कहो तो मैं पूरा बता भी दूंगी आपको। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया है। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से चरमरा चुकी है। घर घर में डकैतियाँ हो रही हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके इतनी हो रही है। हमारे भिवानी में तो बहुत ही बुरे हाल हैं, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा आज के दिन हालात ऐसे हैं कि जो है गुंडा तत्व जो है वो पूरी तरह से बेअंकुश होकर घूम रहा है। दूसरा जो मैंने लगाया है कंसर्न ऑन इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर, कि इतना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश जो है हमारा, और जब ये काले कानूनों को, जो 3 काले कानूनों को रद्द किया गया था करीब 2-2.5 साल 3 साल पहले, तब और आंदोलन को, जब किसान आंदोलन को हटाया गया था, तब ये कहा गया था, किसानों को वायदा करा गया था कि उनको जो है एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा, लीगल दर्जा जो है उनको मिलेगा, तो वैदिक दर्जा पूरा दिया जाएगा। लेकिन आज इतने साल पूरे हो गए, केंद्र ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो बजट से उम्मीदें क्या हैं? क्या चुनाव की झलक इस बजट में आएगी? दूसरी तरफ कुछ और भी विषय हैं जो इस बार विधानसभा में उठाए जाएंगे और उसमें सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो बहस का मुद्दा बनेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा बजट सत्र को लेकर और राज्यपाल के अभिभाषण पर, वो भी आपको सुनाते हैं। अगर वो कोई एक बात साबित कर दें, जो पूरा का पूरी जो अभिभाषण है उसके बारे में एक पॉइंट वो ये कह दें कि ये झूठ है, हर काम वो है जो सरकार ने किया और उसी की चर्चा जो है उसी को माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा है।
और हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है। जहां पहली सरकार के बारे में जिस प्रकार के आरोप लगते थे, पक्षपात के आरोप लगते थे, चाहे डेवलपमेंट का था, चाहे रोजगार का था, तो आज उस प्रकार का पूरे हरियाणा में कहीं चर्चा भी नहीं है उस बात की कि कहीं किसी के साथ हो रहा। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट की गई है और हरविंदर कल्याण जी ने जिस प्रकार से उसका सारा अनुमोदन भी किया है, तो वो स्पष्ट है कि सरकार ने उस प्रकार के काम किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है कि 9.5 साल के बावजूद सरकार में जिस प्रकार का विश्वास पहले दिन था, उसी प्रकार का बल्कि उससे ज्यादा विश्वास जनता का आज भी सरकार के प्रति है। जहां हाउस के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, वहीं सरकार के प्रति बाहर भी उतना ही विश्वास है जितना 2014 में उसने व्यक्त किया था, वैसा ही विश्वास है और बल्कि उससे ज्यादा विश्वास है। तो राज्यपाल के अभिभाषण की ये बड़ी बात है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास कर रही है, हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर क्षेत्र में सुशासन से सेवा ही सरकार का संकल्प है। और इसके अलावा फिर उन्होंने एक एक कर सारे पॉइंट सरकार की उपलब्धियों के गिनाए विधानसभा में। राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष के विधायकों ने नीरस बताया और कहा कि कुछ नहीं था, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी थी। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है और वो राज्यपाल के अभिभाषण में झलक देखी जा सकती है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन का हाईवे जाल बिछाया गया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन बहुत सारी बातें विकास की हों या फिर मुद्दों की हों जिस पर बहस इस बार होनी है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नमस्कार, आपका स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ओंकार सिंह जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस बजट को ज्यादा उम्मीदों से देखा जाना चाहिए कि जनता के लिए कुछ और अहम विषय लाए जा सकते हैं, कुछ और बेहतर काम किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? नासिर भाई, मेरा ऑडियो मिल रहा है? जी जी, आपको ऑडियो मिल रहा है। मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो बजट सत्र है बहुत अहम है, आपकी सरकार का ये आखिरी बजट है मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का। आने वाले वक्त में क्या होगा वो जनता फैसला करेगी, लेकिन इस बजट से कितनी उम्मीदें हरियाणा की जनता को करनी चाहिए? मेरा इस पर आपसे एक छोटा सा सवाल है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूं, फिर आगे के हम सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना हर बजट, चाहे पहले कार्यकाल के 5 वर्ष हों, चाहे इस कार्यकाल के सभी बजट हों, हमने अपने प्रत्येक बजट में हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के लोगों का, हर हरियाणवी का ख्याल रखा है, उसके कल्याण पर केंद्रित योजनाएं, कार्यक्रम घोषित किए हैं। हरियाणा में राजकाज की संस्कृति में नासिर भाई, हमने इन वर्षों में जो बदलाव किया है उससे संबंधित नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं साधारणतया वो बजट के दौरान और बजट के बाद भी लगातार हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी की टीम वो लाती रही है। इस बात की उम्मीद करना कि ये चुनाव से पूर्व का बजट है और इसमें अधिक कल्याणकारी योजनाएं होंगी, ये एक स्वाभाविक सी अपेक्षा है। और ये अपेक्षा उस सरकार से है, इसको मैं स्वाभाविक इसलिए कह रहा हूं कि जिस सरकार ने अपने गैर चुनावी बजट, अगर किसी बजट को कहा जा सकता हो, चुनाव वर्ष के अलावा वाले जो बजट थे, बीच वाले बजट जो रहते हैं, उन तमाम बजट के प्रस्तुतियों में हरियाणा के हर वर्ग के कल्याण की चिंता की है, तो चुनाव के समय स्वाभाविक किसी के मन में यह अपेक्षा हो सकती है कि कुछ और चुनाव की दृष्टि से अधिक धनराशि का प्रावधान, अधिक कल्याणकारी योजनाएं वो आएंगी। इस उम्मीद को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हम चुनाव पर नजर रखकर सेवा करने नहीं आए। ठीक है। हरियाणा की जनता की सेवा का हमारा संकल्प वो सेवा का संकल्प है, वो साफ सुथरी सरकार देने का संकल्प है, ईमानदार सरकार देने का संकल्प है, पारदर्शी सरकार देने का संकल्प है, मेरिट पर नौकरियां देने वाली सरकार देने का संकल्प है।
और उस संकल्प पर चुनाव से कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है सर, हमारा मैं संकल्प दोबारा से बिना आता हूं चुनाव के साल चौहान में साहब भी, आपके बिना पास। चुनाव के साल में भी, बस एक वाक्य में जी कह रहा हूं, जी बिना जी जी वर्षों में जो बजट आया वे भी जन कल्याण के बने हैं। ये बजट भी स्वाभाविक रूप से उतना ही जन कल्याणकारी और हरियाणा को और तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम ठीक है उठाने सर। वाला बजट होगा निश्चित ओंकार तौर सिंह पर। जी, राज्यपाल का अभिभाषण शायद आपने सुना हो। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सेवा ही संकल्प है। इस मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है। हर क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर, बजट सत्र को लेकर? ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से संपर्क करेंगे। लेकिन चौहान साहब, एक और बात इस दौरान सबसे अहम यह है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार से हर वर्ग परेशान है, लोगों का विश्वास सरकार खो चुकी है, अपने विधायकों का भी खो चुकी है। इस तरह की बात भी कांग्रेस के नेता बहुत सी बार कर चुके हैं। असहज नासिर भाई, वो क्या महसूस कह हो रहे, रही है कहीं सरकार को कुछ इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको असहज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार एकदम सहज है, बल्कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज से 6 महीने पहले सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास था, आज उससे कहीं अधिक हमारा अपना आत्मविश्वास है। और हमारे आत्मविश्वास की वजह है हरियाणा के लोगों के लिए किए गए हमारे कार्यों के कारण लोगों के मन में जागृत हुआ हमारे प्रति विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसी सरकार के रूप में देखा जाता है जो कांग्रेस की भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद वाली सरकार की तुलना में पारदर्शिता वाली सरकार है। ऐसी सरकार जिसने अपने इन 9.5-10 साल के कार्यकाल में मेरिट पर हरियाणा के नौजवानों को कांग्रेस से 2 गुना सरकारी नौकरियां देना सुनिश्चित किया है। तो बताइए, जनता का विश्वास उन कांग्रेसियों पर होगा क्या जो जाति, जिला और नोटों का झोला देखकर नौकरी दिया करते थे, या हम पर होगा जहां मेरिट पर नौकरी मिलती है? और मेरिट पर अगर कोई कांग्रेसी नेता का भी कोई बच्चा है, किसी गरीब से गरीब व्यक्ति का बेटा है, वो भी मेरिट पर नौकरी पा रहा है, पा चुका है, तो लोगों का विश्वास इनके प्रति नहीं है, हमारे प्रति निरंतर बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। और वो बढ़ा है हमारे कामकाज के कारण। ठीक है। मैं उस राजनीतिक दल के प्रवक्ता और प्रतिनिधि के नाते आपसे बात कर रहा हूं, जिस राजनीतिक दल ने हरियाणा में जो 1.25 करोड़ के लगभग आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके हरियाणवियों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, 5 लाख रुपए सालाना की निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की है। कई लाख नए राशन कार्ड बने हैं। और जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन है, जो कांग्रेस 1,000 रुपए छोड़कर गई थी, आज वो 3,000 रुपए है। ठीक है सर। आज पेंशन बनाने के लिए किसी हरियाणवी को नासिर भाई वो धक्के नहीं खाने पड़ते। चौहान साहब, क्योंकि अब ओंकार जी भी जुड़ चुके हैं और अभी फिलहाल आप दोनों ही हैं, तो मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं आता हूं कुछ और सवालों के साथ। ओंकार जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। ओंकार जी, आपको तब तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जितने कल्याणकारी काम हमारी सरकार ने किए हैं तो सभी सरकार से खुश हैं। बजट सत्र को लेकर क्या उम्मीदें हैं और कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर आप क्या कुछ कहेंगे? सर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। नासिर जी, इस सरकार कौन सुखी है इसका देना चाहूँ। किसान सड़कों पर है और आम कई विभाग के, बिजली बोर्ड के, के, विभाग के
चक्कर काट, ये तो व्यवस्था है, केंद्र का कुछ किया गया और था ये महिला, किसान और गरीब को केंद्रित है, लेकिन उस इन चारों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। मतलब कहने को हाथी के दांत, कहने को और दिखाने को ये हालात है। इस बजट नहीं है जनता, जनता ना सोचे, क्योंकि ये सरकार इनके पास आंकड़ों का गेम तो है, विधानसभा की गिनती पूरी है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ये सरकार आज जनता से हो चुकी है। देखिए किसानों की समस्या है, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा न जाते, इनको हरियाणा से उनको रोकने के लिए बता, किसानों को दिल्ली जाने दीजिए और कर दीजिए, उस स्थान की बैरिकेडिंग कर दीजिए, मुझे बाहर से आ पाए, लेकिन इन्होंने किसानों को सड़क पर रोक दिया और सड़कें बंद कर दी। आज एक व्यक्ति परेशान है हरियाणा का, ऑर्डर सील किए होंगे, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि एक प्रदेश ने दूसरे प्रदेश बॉर्डर सील कर दिए हो और किसानों पर प्लास्टिक की गोली चलाई जा रही है, आंसू बोले उसके द्वारा फेंके जा रहे हैं इनको, हर तरह किसानों को परेशान किया जाता है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी, इन मामलों में प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, इन दोनों ने प्रत्येक नागरिक को नगर निकाय विभाग में खड़ा कर दिया है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा और ये कहते हैं कि हमारे राज्य में सब सुखी हैं। हाँ, जहां तक कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की बात है, कांग्रेस ने भी पेश किया था, उसमें कोई नहीं निकलेगा, उसमें सिर्फ सरकार को पिछली बार भी शिफ्ट करेगी थी कांग्रेस, इस बार भी कांग्रेस ही शिफ्ट करेगी। और मैं पहले बता चुका हूँ, कांग्रेस के अलावा भी सभा में नंबर गेम तो पूरी है, लेकिन वास्तविक स्थिति है जनता का विश्वास ये सरकार हो चुकी है, प्रत्येक वर्ग परेशान है। आज तक ये इसको 5 साल होने को है, 10 साल होने को है, इस सरकार से कोई एक वर्ग ऐसा बता दे जो आज तक हड़ताल पर ना गया। ठीक है, कभी पटवारी, कभी युवा, कभी मेडिकल टीचर, हर एक व्यक्ति बारी बारी हड़ताल पर गया और उन्होंने बारी बारी सबके लठ मारे। ठीक है ओंकार जी, हमारे साथ दीप कमल सारन जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीप कमल सारन जी, स्वागत है आपका। दीप कमल सारन जी, बजट सत्र शुरू हो चुका है, उम्मीदें हैं जनता को, चुनावी वर्ष जब होता है तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, ये एक अलग विषय है। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है और उस पर आप पर सबसे ज्यादा नजर है, जेजेपी पर, आपके रुख को लेकर। आप बार बार ये कह चुके हैं कि जिस तरह से गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं, हम इसको लेकर अडिग हैं और पूरी तरह से अपने मन को लेकर पूरी तरह से साफ हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में क्या दम नजर आता है और उसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है? देखिए, ये बात तो कांग्रेस के लोगों को बताना होगा कि किस आधार पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोची है और इसके ज़रिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चांस ऐसा नहीं है, 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि उनके अविश्वास प्रस्ताव से कुछ बदलने वाला हो या वो किसी मुकाबले में टिकने वाला हो। जननायक जनता पार्टी पहले दिन से और इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस दौरान भी चाहे 3 विधानसभा के उपचुनाव रहे हों, राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, राज्यसभा का चुनाव रहा हो, हर मौके पर, अभी हाल ही में सुभाष बराला जी जो राज्यसभा में चयनित होकर आज गए हैं, उनके लिए भी हमारी पार्टी के सभी 10 विधायकों ने अपनी सहमति और अपना समर्थन उनके लिए लिखित में दिया। और इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जैसी कभी कोई बात होगी तो पूर्ण रूप से जिस गठबंधन धर्म को हमने आज से 4-4.25 साल पहले चूज़ किया था, उसी के साथ हम रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं दिशाहीनता की तरफ बढ़ रही है, जो ऐसे मौके पर जब लोकसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण बजट सेशन है और एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले भी ये एक महत्वपूर्ण सेशन है, उस दौरान किसी ऐसी एक्सरसाइज में अपने आप को उलझाए हुए है कि वो कहीं ना कहीं, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को, जो उनके पास 30-31 विधायक हैं, उनको आजमाना चाहती है और साथ ही साथ आजमाना चाहती है इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक को और जो 1-2 निर्दलीय विधायक हैं। कहीं ना कहीं जो देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी जूझ रही है विपक्ष को लीड करने के लिए कि सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी है देश में, मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा की कांग्रेस भी उसी ट्रैप में आ गई है और अपने आप को खुश करना चाहती है कि विपक्ष की जो लीडिंग पार्टी है वो हरियाणा में कांग्रेस है
और जो बाकी विधायक हैं उनके जो राज्यसभा चुनाव में भी गड़बड़ में रहे, आज के दिन भी अलग अलग चलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक दुविधा में डालना चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और उनके पीछे पीछे बाकी सारे विधायकों को, कांग्रेस वालों को चलना पड़े और इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक को भी ये दिखाना पड़े कि वो भी कांग्रेस पार्टी के लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव के साथ हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके का डिवीजन करके और अपने आप को एक खुशफहमी में रख के कि लीडिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद है, सारी कोशिश है। क्योंकि कोई भी 56 और 31 का कोई मुकाबला नहीं होता है, 45 जहां पर 46 बहुमत के लिए चाहिए होते हैं। हमारे साथ पहले दिन से 56 विधायक थे, गिनने जाएंगे तो 56 से 57 हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उनका कोई औचित्य भी नहीं है कि एक प्रस्ताव लाया जाए और उस पर जब डिवीजन हो, जब ये दिखाएं कि किसने पक्ष में वोट डाला, किसने उसके विपक्ष में वोट डाला, जब विपक्ष वालों को गिनती लाए तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर कहें कि हमने लीड किया है, हमने इसका नेतृत्व किया है, हमने सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इससे ज़्यादा कोई निष्कर्ष इससे नहीं निकलने वाला है। ओंकार जी, एक सवाल आपके लिए यहां पर आ गया कि इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा स्थिति साबित करने की होगी कि सरकार के खिलाफ है या नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक विधायक हैं अभय जी, लेकिन उनके सामने एक चुनौती होगी, तो उनका क्या रुख रहने वाला है? नासिर जी, ये जग जाहिर है कि अगर हरियाणा में, ठीक है मैं मानता हूँ कांग्रेस के 30 विधायक, अगर कोई विपक्ष का रोल अदा कर रहा है तो नेशनल लोग अदा कर रही है। और ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो पार्टी अपनी पार्टी से गद्दारी करके बीच में से निकली हो, तो उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिन्होंने चुनाव। ओंकार जी थोड़ा आगे बढ़िए, देश में सरकारें बदल चुकी हैं, साल बदल चुके हैं, पता नहीं क्या क्या बदल चुका है। कहाँ लटके हुए हो आप, कहाँ अटके हुए हो? 4-5 साल पहले नहीं, भाषा सुधारी है अपनी, भाषा सुधारी है अपनी। ये नहीं, ये अच्छी भाषा नहीं है जो आप बोल रहे हो। नहीं बोला नहीं, आप क्या गलत बोलोगे तो क्या ऐसे थोड़े कि आप कुछ, तो आप तो गाली देने लग जाओगे अभी, जिस तरीके की भाषा पे आप उतार हो गए अभी से। चलिए आप ओंकार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि इस वक्त आपसे जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में बताइए ना कि क्या करेंगे अब आप हुड्डा साहब के लाए हुए। आप इससे दूरी बना के रखेंगे या समर्थन करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का? जी बात पहले मेरे को बात पूरी कर लेंगे। जी ओंकार जी, बात पूरी। अगर आप 2018-19 की कोई बात करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की तरह आपके पास भी कोई दिशा नहीं है। आज के दिन की बजट सेशन की बात बताइए आप, अविश्वास प्रस्ताव पे बात हो रही है तो उसके बारे में बताइए एक बार। 2018 में ये हुआ था, 19 में ये हुआ था। इस बार भी बीजेपी के खिलाफ ही रहे। ओंकार जी, नासिर जी, जी नासिर भाई, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, बस आपके पास आ रहा हूँ कि बात पूरी हो जाए। हमने अदा की है और इस बार बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो ठीक है सर, वो आपने विपक्ष की भूमिका अदा की है, लेकिन एक सवाल यह है कि इस वक्त आपका क्या रुख रहने वाला है, किस रास्ते पर आप जाने वाले हैं? या तो दूरी बनाकर रखेंगे बिल्कुल उस कार्रवाई से, बिल्कुल जब सदन में होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, या फिर समर्थन करेंगे? नासिर जी, आप प्रस्ताव तो आने दो। जी जी ठीक है, आप प्रस्ताव आएगा तभी बात करेंगे ना। प्रस्ताव ठीक है सर। बाकी इस बात पर जिसने हमारे खिलाफ बोला है उसको सही जवाब मिलेगा। चलिए चौहान साहब। हाँ देखिए, मैं एक तो ये बताना चाहता हूं कि ओंकार सिंह जो हैं वो किसी भी वहम में, मुगालते में रहें, लेकिन हरियाणा की साफ सुथरी स्पष्ट सी राजनीतिक सच्चाई, कड़वी भले ही लगे इनको, लेकिन ये है कि ओंकार सिंह जी की पार्टी को 2019 में हरियाणा की जनता ने विपक्षी दल और प्रमुख विपक्षी दल या दिखने वाले, नजर आने वाले विपक्षी दल की हैसियत नहीं दी। ये इतराते रहे कि हमने विपक्षी दल की भूमिका निभाई, कहने से तो कुछ नहीं होगा। हकीकत यह है कि इन्हें हरियाणा की जनता ने एक पर समेट रखा था, ये वहीं के वहीं हैं, और 24 में भी जब ये दोबारा जनादेश मांगने जाएंगे हमारे साथ, तो इन्हें उससे अधिक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रही बात कांग्रेस की, नासिर भाई, कंफ्यूज्ड कांग्रेस, जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, ओंकार सिंह सुन लीजिए, मैंने आपको चुपचाप बैठकर सुना था, बीच में बोलते रहोगे तो क्या हासिल होगा? ऐसे कुछ नहीं मिलता आपको, आप 3-13 में कहीं नहीं हो। नासिर भाई, इनको रोक सकते हैं आप क्या? जी
चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए आप। ओंकार जी मैं आता हूं आपके पास दोबारा। मैं ये कह रहा हमें बता हूं दीजिए कि इस कितने समय विधायक थे? कांग्रेस की जो 2004 में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है कि कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, हर मामले में कंफ्यूज्ड है। वो कांग्रेस जो करप्शन की जननी दिल्ली में भी मानी जाती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी मानी जाती है, और हरियाणा में भी जो करप्शन की संवाहक रही है, वो कांग्रेस जिसका एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा में भी परिवारों तक, कुछ परिवारों तक, 1 या 2 परिवारों के दायरे से बाहर कभी नहीं निकल पा रहा, उस कांग्रेस के पास इस बजट सत्र में भी कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक। ये जो अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आए हैं, ये उनके कंफ्यूजन को ठीक है सर। और आत्मविश्वास की कमी को ही प्रदर्शित करता है। मैं इसको राजनीतिक नोटंकी से अधिक कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में एक वाक्य मुझे ये भी जोड़ना है इसमें कि निश्चित तौर पर इस सत्र के दौरान हरियाणा की जनता और ओंकार सिंह जी की पार्टी के बचे खुचे समर्थक, मतदाता जो भी हैं इनके पास एक आध मुट्ठी, वो ये जरूर देखना चाहेंगे कि इनकी लीडरशिप क्या उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछलग्गू बनकर के अपनी उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछलग्गू बनेगी। ठीक है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है सर। ओंकार जी क्या जवाब देंगे जल्दी से सर, शिखर नेता को जल्दी से, क्योंकि वक्त की भी कमी है जी। आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या ये उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछलग्गू बनेंगे जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके नेता को जेल में घुसा था? इन्हीं का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेल भिजवाया इनके नेता को। क्या कांग्रेस उसके क्या लोकदल उनके पिछलग्गू बनेगी? और रही बात जो ये कह रहे हैं कि समाज सर एक एक करके, क्योंकि आवाज भी आपकी ना ओंकार जी थोड़ी ठीक नहीं आ रही है जी। ओंकार जी, हाँ ओंकार जी को आप जितना सुनो मुझे भी मौका दे दीजिए। ओंकार जी को पहले भाई मेरी राजा पैदा पेट से पैदा नहीं होता, ये शायद पाल चुकी है। एक सीट की हैसियत वाली इंडियन नेशनल लोकदल को आप बारंबार आई बारी अनाप शनाप बोलने का अवसर दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरा एक सवाल दीपकमल जी आपसे भी है। अभी कांग्रेस के कुछ विधायकों के बयान आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखिए जेजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त हमारी नजरों उन पर भी हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और कोई बड़ा फैसला ले लेंगे इस दौरान। मैं बता तो रहा हूँ आपको, इससे पहले भी मौके आए हैं, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव का हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव का हो, या 3 जो उपचुनाव थे, या 2 साल पहले जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। किसी भी एक भी मौके पर हमारी पार्टी के किसी भी विधायक ने या किसी भी और नेता ने कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़कर नहीं देखा है, उनके तरफ जाने की नहीं सोची है कभी भी। कभी हुआ हो तो आप याद कीजिए, पिछले 4-4.25 साल में हमारी पार्टी के विधायक पूरी तरीके से, चाहे वो कोई थोड़ी बहुत नाराजगी जताता रहे, लेकिन पूरी तरीके से गठबंधन धर्म के साथ रहे हैं और वो उसी हिसाब से रहेंगे। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बाकी लोगों की बात है, साफ दिख रहा है कि वो जो आज के स्थितियां हैं, जो इस बार का बजट है, जो राज्यपाल का, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, उस पर कोई टारगेटेड या कोई फोकस्ड चर्चा करने की बजाय एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं जिस पर फिर वो कोई पुराने किस्से लेकर आए, पुराने गाथाएं सुनाने लगे। वहां पर कोई शेरो शायरी जैसे चुटकुले और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जैसे पसंद है और उनके जो साथी हैं उनको जैसी जिस तरीके की भाषा में वहां पर बात करना पसंद है, वो वैसे माहौल में ले जाएं हरियाणा विधानसभा को। आज के दिन का मैं बता रहा हूं, मेरी आंखों देखी सामने वहां पर क्या हुआ कि एक विषय पर हमारे एक विधायक जो है वो अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान जो नए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं सुभाष बराला जी, वो जब सदन की एक गैलरी में वहां पर आए तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक पीछे बैठकर जैसे कोई बिल्कुल बचकाने तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं कि इनका पिछले चुनाव में ये हुआ था, इनका वो था, मुंह ऐसे हाथ से ढक के, और चुगलीबाजी जो है ना वो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायक मेरी आंखों के सामने ऐसे कर रहे थे। मैंने देखा, बाकी जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां उन्होंने भी देखा, उस पर बाद में शोर भी मचा। चेयर ने, स्पीकर ने उनको बाहर जाने को भी कहा, सीएम साहब ने भी कहा कि ये इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसी तरीके की सीख मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने नेताओं को और अपने विधायकों को मिलती है, जो वहां सदन में जाकर भी, जो कि एक सौभाग्यशाली जगह है कि कोई भी इंसान वहां पहुंचता है तो कम से कम 2-2.5 लाख जो मतदाता हैं उनको रिप्रेजेंट करता है वहां जाकर,
और बहुत सारे विधायक तो ऐसे जिनको 70-80 हजार 1 लाख लोगों ने वोट दे रखा है। उस जगह पर जाकर आप अपने समय ठीक है का सर, सदुपयोग ना दीप करें और उसको अपनी खिसियाहट नासिर दिखाने भाई, में, जी, चौहान साहब, अपने मन की कुंठा दिखाने में बर्बाद मेरी कर बस आपसे ये गुजारिश है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, आपकी जो भी आपको कहना है आप कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूं नासिर भाई कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव इसलिए भी कुतर्कपूर्ण और हास्यास्पद है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो कांग्रेस के विधायक, वो कांग्रेस के नेता परस्पर एक दूसरे पर रत्ती भर, पल भर के लिए भरोसा नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को अपना नेता नहीं मानते, जो की भाषा में बात करते हो, वो अविश्वास से ग्रस्त कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के नेतृत्व, वो अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो ये उनकी खुद की घबराहट और अविश्वास, ठीक है सर, स्वयं के भीतर ठीक है विश्वास की कमी का ठीक है सर, प्रमाण है, बहुत शुक्रिया, उसको ही क्योंकि प्रदर्शित मैं करता बस है। एक प्रतिक्रिया, ओंकार जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। नासिर जी, सच्चाई तो ये है कि आज इनके पास नंबर एक तो है, लेकिन देश का एक वर्ग इनसे दुखी है। ये जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है वो चुनाव के समय आएगी, तो इनको पता लग जाएगा। 2009 और 2009 से पहले बीजेपी 2 या 3 सीट आती थी कि हमारी एक सीट है, लेकिन विडंबना सारे थी कि एक किस्म के लोग ठीक है, बीच में से निकल गए जिन्होंने बनाया। और ये जो 10 MLA, इनसे ये जरूर पूछना आखिरी कमेंट में, तुम्हारे कितने हैं, बाकी नैलो के तो इनसे पूछ लो तुम्हारे। ठीक है सर। दीप कमल सारन जी, ये आखिरी साल है आपकी गठबंधन सरकार का और आखिरी ये बजट भी है गठबंधन सरकार का, मनोहर सरकार का। जो वादे थे आपकी पार्टी के या फिर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसमें कुछ बातें थी, चाहे वो पेंशन की बात हो या कुछ और भी घोषणाएं थी, तो कुछ उम्मीद है कि इस बार कुछ बड़ा चढ़ाकर ऐलान हो जाए जनता के लिए? देखिए नासिर भाई, हम तो पहले साल से ही आखिरी साल में जी रहे हैं। पहले साल में कुछ महीनों में ही हमारे विपक्ष के शुभचिंतकों ने, तमाम विश्लेषकों ने और मीडिया के साथियों ने पहले साल से ही ये कहना शुरू किया था कि ये 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, इस चुनाव तक, उस चुनाव तक, बार बार हमें इस तरह की डेडलाइन मिलती रही। और पिछले 3 महीने से तो यूं हो रखा था कि अब राजस्थान, मध्य प्रदेश के नतीजे आने के बाद कि अब गया, फिर उसके बाद अगला कोई मौका आया कि अब 31 दिसंबर तक गया, ये गया, वो गया। मैं ये मानता हूं कि इन सारी बातों को दूर करके कहीं ना कहीं एक बड़े विजन के साथ दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने ये गठबंधन किया था और उसी हिसाब से काम चल रहा है। एक बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूँगा, चाहे ये अब वाला अविश्वास प्रस्ताव हो या बीच में हमेशा से जो विधानसभा की कार्रवाई रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक थे, फिर 41 भी हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक भी दिन पिछले 4.25 साल में इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि उनके पास बहुमत है या नहीं है, या उनकी पार्टी की सरकार को विधानसभा में कभी भी कोई दिक्कत होने वाली है। 4.25 साल में ये एश्योरेंस उनको जननायक जनता पार्टी ने और हमारी लीडरशिप ने दिया है। हमेशा से उनकी सरकार का समर्थन किया है। जितनी बातें, जितने काम हम कर सकते थे अपनी पार्टी के स्तर पर वो भी किए हैं, जितने सरकार के स्तर पर, कैबिनेट के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर करवा सकते थे वो भी करवाए हैं और अब भी प्रयास जारी हैं। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे प्रयास तो कुछ उम्मीदें ज्यादा कर सकती है जनता इस बार इस बजट में? बहुत संक्षेप में 2-3 लाइन में आपकी। नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं, जितनी मेरे पास जानकारी है वो अब यहाँ पे शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी अच्छी चीजें जो हरियाणा के इतिहास में पिछले 4 साल में या पिछले 9 साल में या उससे पहले भी नहीं हुई है, वो आपको इस बार देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, जो कि युवाओं के रोजगार से संबंधित होगी, किसानों से संबंधित होगी खासतौर से, और गांवों के लिए आपको बहुत अच्छी चीजें इस बजट में देखने को मिलेंगी। तो आपने अपने इस कमेंट से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आपका बहुत शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, दीप कमल सारन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि कांग्रेस के नेता खुद अपने ही विधायकों को चेक करने की कोशिश करेंगे। वहीं इनेलो के विधायक का क्या कुछ रुख रहेगा अभय चौटाला का, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और
उम्मीद जनता कर सकती है कुछ बेहतर और कुछ बड़ा इस बजट में मिलने वाला है, आखिर में दीपकमल सहारण ने यह कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।